दोस्तों, पेट की एक बीमारी होती है जिसका नाम है IBS, इरिटेबल बोवल सिंड्रोम, जो बहुत परेशान करने वाली होती है। जैसा इसका नाम है वैसे ये मनुष्य को इरिटेट भी करती है। यदि आप इससे परेशान हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हम जानने वाले हैं ये बीमारी क्यों होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसका और बीमारी के साथ से डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, और इस बीमारी के पूरी दुनिया के अंदर और भारत के अंदर कितने आंकड़े हैं। इस बीमारी से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है, और सबसे अंत में 7 वो चीज़ें जिन्हें करके आप इस बीमारी को हरा सकते हैं, और कितनी भी पुरानी आपको IBS हो आप उससे ठीक हो जाएंगे, उससे निकल जाएंगे। और एक घरेलू नुस्खा भी जिससे इस बीमारी को आप पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको IBS है या आपके परिवार में किसी को IBS है और आप इससे मुक्त होना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों, यदि आपको गैस बनती है, पेट में क्रैम्प आते हैं, मरोड़ उठते हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कभी लूज मोशन हो जाते हैं, और कभी पेट में ब्लोटिंग होती है, पेट भारी भारी लगता है, तो अक्सर आपका डॉक्टर इसे IBS के नाम से संबोधित करता है। वो इसके लिए आपके बहुत सारे कई बार टेस्ट भी कराता है, जैसे एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी या फिर ब्लड टेस्ट इत्यादि, जिससे उसको जानने में मदद मिले कि ये IBS है या और कोई बीमारी। दोस्तों, हालांकि IBS किसी टेस्ट में नहीं आता है, जितने टेस्ट किए जाते हैं वो इसको रूल आउट करने के लिए किए जाते हैं, कहीं ये बीमारी कुछ और ना हो। सिर्फ यही जानने के लिए डॉक्टर आपके टेस्ट कराता है और अंत में वो निष्कर्ष पर पहुंचता है कि और कुछ नहीं है तो ये IBS होगा। अब जानते हैं कि कितने लोगों को ये परेशान करता है। दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर लगभग 10% लोगों को परेशान करने वाली बीमारी है। यानी 800 करोड़ लोग यदि इस दुनिया के अंदर हैं तो 80 करोड़ लोग IBS से पीड़ित हैं। इतनी बड़ी संख्या में होने वाली बीमारी वाकई एक कंसर्न का विषय है। क्या ये एक बीमारी है? जी हाँ, ये भी जानने की बात है। दोस्तों, असल में IBS एक बीमारी नहीं है, ये एक सिंड्रोम है, ये एक समुच्चय है बहुत सारे लक्षणों का, जिसकी हमने पहले बात की है। आपको गैस बनती है, आपको ब्लोटिंग होती है, कभी लूज मोशन, कभी कॉन्स्टिपेशन होती है, और आपको ये लगता है कि आपका पेट खाली नहीं हुआ, उसके अंदर मतलब ही रुका हुआ है, तो ये IBS के नाम से संबोधित किया जाता है। दोस्तों, ये माइंड से जुड़ी हुई बीमारी है। हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं। यदि हमें स्ट्रेस आता है, एंजाइटी आती है, किसी तरह की परेशानी आती है, तो हमारी इंटेस्टाइन पर इसका प्रभाव पड़ता है। ये डिस्टर्ब हो जाती है, इरिटेट हो जाती है। हमारी छोटी और बड़ी आंत के फंक्शन जब डिस्टर्ब होते हैं तो ये IBS को पैदा कर सकते हैं। हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ठीक से काम नहीं करता और बहुत सारे चेंजेस कर देता है हमारी गट के अंदर, हमारी आंतों के अंदर, और IBS हमें हो जाता है। यानी ये एक साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर है। साइकोसोमैटिक वो होते हैं जिसमें शरीर और मन जुड़ा होता है। जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं, परेशान रहते हैं और हर बारीक चीज़ को लेकर टेंशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो हमारी आंतों के फंक्शन भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं, इम्यून सिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाता है, और इन सब कारणों की वजह से IBS के सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, आमतौर पे ये बीमारी 20 साल की उम्र में शुरू होती है और 60 से 70 साल तक रह सकती है। आयुर्वेद में इस बीमारी को गृहिणी बोला जाता है, कुछ लोग इसे संग्रहणी भी बोलते हैं। गृहिणी वो बीमारी होती है जब शरीर के अंदर भोजन को पचाने वाली जठराग्नि मंद हो जाती है, तो भोजन में आम ज़्यादा बन जाता है, भोजन पेट में पच नहीं पाता और लंबे समय तक पेट में पड़ा रहता है, जिससे वो गैस भी बनाता है, पेट में ब्लोटिंग भी करता है, कई बार कॉन्स्टिपेशन और कई बार लूज मोशन भी करता है, क्रैम्प भी करता है। और कई बार ये बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि मनुष्य को दिन में 8-10 बार टॉयलेट जाना पड़ता है, और कई बार ये बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है और मनुष्य की और अन्य परेशानियों का कारण भी बन जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस की। दोस्तों, कई बार इस बीमारी को IBD यानी इन्फ्लामेटरी बोवल डिजीज़ के साथ कंपेयर किया जाता है, जिसमें क्रोन्स और अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी बीमारियां आती हैं। दोस्तों, इनके सिम्टम अलग होते हैं,
कई बार इस बीमारी को कोलोन कैंसर जैसी बीमारियों के साथ भी जोड़कर देखा जाता है और फीमेल के अंदर एंडोमेट्राइटिस जैसी बीमारियों के साथ भी इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाने में दिक्कत आती है। लेकिन पूरी तरह से सिम्टम्स यानी लक्षणों को जानकर और कुछ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये बीमारी IBS है या कोई और है। दोस्तों, कई बार सीलिएक डिजीज़ के अंदर भी इस तरह की बीमारी देखने में आती है। जिन लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी होती है या जिन लोगों को लैक्टोज से एलर्जी होती है, उनके अंदर भी इस तरह के सिम्टम नजर आते हैं, लेकिन कुछ टेस्ट के द्वारा भी इनके अंदर भेद किया जा सकता है। दोस्तों, अब जानते हैं वो 7 बातें जिनको करके इस बीमारी से आप जड़ से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि बिना जड़ पे प्रहार किए रोगों को पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता। तो चलिए समझते हैं कि वो 7 चीज़ें क्या हैं जो आपकी इस बीमारी को ठीक कर सकती हैं। पहली, डाइटरी चेंजेस। दोस्तों, यदि आपको IBS डायग्नोज हो गया है और आप बहुत लंबे समय से इससे पीड़ित हैं और किसी भी तरीके से ये आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो सबसे पहले आपको स्पाइसी, ऑयली और फ्राइड फूड को बिल्कुल दूर कर देना है। यदि आप अपने भोजन के अंदर फल सब्जियों को शामिल करेंगे, होल ग्रेन्स लेंगे, मोटा अनाज लेंगे और खूब सारा फाइबर खाएंगे, तो आप इस बीमारी से बच सकेंगे। ये पहला मूल मंत्र है। नंबर 2, इंक्रीज वाटर इनटेक। दोस्तों, आपको अपने पानी की कंजप्शन बढ़ानी है। पानी आपको दिन में 8 से 10 गिलास पीना है। अगर हो सके तो हल्का सा नवाया पानी पीजिए, गर्म पानी, ल्यूकवार्म वाटर पीजिए और पानी को खाने के कम से कम 1 घंटे बाद पीजिए या फिर खाने से आधा घंटा पहले पीजिए। सुबह उठकर 2 गिलास पानी पीजिए और बहुत ज़्यादा ठंडा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। नंबर 3, स्ट्रेस मैनेजमेंट। हमने पहले ही समझा IBS के कारणों में कि तनाव इसका सबसे बड़ा कारण है। जब एंजाइटी और चिंता होती है तो हमारा ANS ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा आंतें काम करना कम कर देती हैं, हमारा गट डिस्टर्ब हो जाता है। तो आपको सबसे पहला काम स्ट्रेस के मैनेजमेंट का करना है। यदि आप तनाव में हैं तो आपको मेडिटेशन करना है, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है। दोस्तों, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम रिलैक्स हो जाते हैं, फोकस्ड हो जाते हैं और हमारे ब्रेन और गट का जो कनेक्शन है वो इम्प्रूव हो जाता है, जिससे हमारी जो गट के फंक्शन डिस्टर्ब हुए हैं, जो पेट के फंक्शन खराब हुए हैं, जो आंतें सही ढंग से काम नहीं कर रही, वो ठीक होने शुरू हो जाते हैं। और नंबर 4 पर है प्रोबायोटिक्स। दोस्तों, हम सब जानते हैं हमारी आंत के अंदर कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा काम करते हैं या ज़रूरी होते हैं। इन बैक्टीरिया को बनाए रखने के लिए आपको बाहर से सप्लीमेंट लेने होते हैं, यानी प्रोबायोटिक्स लेने होते हैं। नेचुरल प्रोबायोटिक्स भी आप ले सकते हैं, जैसे दही और छाछ की मात्रा बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप किशमिश, अखरोट और हरी सब्जियां या सिट्रस फ्रूट जैसे प्रोबायोटिक भी ले सकते हैं। और इसके अलावा आप बाहर से प्रोबायोटिक के शैशे भी आते हैं, हर रोज़ एक प्रोबायोटिक का शैशे भी ले सकते हैं। और 5वां है रेगुलर एक्सरसाइज। आपको हर दिन 20 से 30 मिनट की एक्सरसाइज जरूर करनी है, चाहे आप ब्रिस्क वॉक करें, चाहे आप स्ट्रेचिंग करें, चाहे आप योगा करें और चाहे फिर आप साइकिलिंग या स्विमिंग करें, जिससे आपका पाचन तंत्र मजबूत रहेगा, अच्छे ढंग से काम करेगा, आपकी इंटेस्टाइनल मूवमेंट ठीक होंगी और आपके गट फंक्शन सुधरेंगे। और दोस्तों, ये भी देखा गया है कि एक्सरसाइज से हमारा ब्रेन और गट का कनेक्शन भी मजबूत होता है, न्यूरोट्रांसमीटर भी सही रिलीज होते हैं और जो ANS डिस्टर्ब हुआ है वो भी ठीक होना शुरू हो जाता है। और नंबर 6 पर है आइडेंटिफाई फूड सेंसिटिविटी। दोस्तों, यदि आपको किसी तरह के भोजन की एलर्जी है, आपको ग्लूटेन की एलर्जी है या आपको लैक्टोज की एलर्जी है, तो वो भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। जब आपको ग्लूटेन की एलर्जी होती है तो आपको किसी भी तरह का गेहूं नहीं खाना, उससे बने हुए प्रोडक्ट यूज़ नहीं करने। और यदि आपको लैक्टोज से एलर्जी है, यानी लैक्टेज नाम का एंजाइम आपकी आंत में नहीं बन पा रहा, तो आपको दूध पीने से बचना है। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अंतिम है 8 घंटे की नींद। हम सब जानते हैं नींद हमारे लिए कितनी ज़रूरी होती है। नींद रिपेयर करती है बॉडी की, नींद मेटाबॉलिज्म को ठीक करती है, नींद टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है, नींद हमारे शरीर को रिचार्ज करती है, दोबारा काम करने के योग्य बनाती है। यदि किसी वजह से नींद पूरी नहीं होती है तो दिमाग के साथ साथ शरीर के अंदर भी डिस्टर्बेंस आ जाती है, जो साइकोसोमैटिक कनेक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए नींद बहुत ज़रूरी है और विज्ञान ये कहता है कि कम से कम हमें 8 घंटे की अच्छी नींद चाहिए। तो दोस्तों, ये 7 चीज़ें यदि हम करेंगे तो हम IBS नाम की इस बीमारी को अपने शरीर से बाहर निकाल सकेंगे और एक स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। दोस्तों, चलते चलते अंत में
आयुर्वेदा के कोष से एक शानदार घरेलू नुस्खा जो IBS को ठीक करने में आपकी मदद करेगा। यह है आपको 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच अदरक, 1 चम्मच पुदीना, 1 चम्मच पीपली और 1 चम्मच अश्वगंधा का पाउडर लेना है। इसको सबको मिक्स करके रख लेना है और जब भी आपको इस्तेमाल करना हो 1 चम्मच आपने 1 कप पानी में भिगोना है, उसको 10 मिनट उबालना है और उसको सुबह खाली पेट पी लेना है। ये आप शाम को भी ले सकते हैं। इस आयुर्वेदिक हर्बल टी का इस्तेमाल लगातार करेंगे तो आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा, आपकी मंदाग्नि ठीक होगी, आपकी जठराग्नि प्रदीप्त हो जाएगी, आपके भोजन का सही पाचन होगा, आपका ब्रेन गट कनेक्शन सुधरेगा क्योंकि इसके अंदर अश्वगंधा भी है, आपका स्ट्रेस दूर होगा। पुदीना, धनिया, सौंफ, अजवाइन आदि के इस्तेमाल से आपके शरीर के अंदर, आपके पेट के अंदर एंजाइम बनेंगे जो भोजन को सही ढंग से पकाएंगे, उसका पाचन करेंगे और आप इस बीमारी से बच जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए अच्छा रहा होगा। यदि आपको लगता है ये औरों के भी काम आ सकता है तो इसे शेयर करना ना भूलें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें नोटिफिकेशन बेल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।